अध्याय 4। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अध्याय 4 के विषय में, सीमा और सीमा चिन्ह। अब प्रश्न यह उठता है, सीमा और सीमा चिन्ह होते क्या हैं? अगर हम समझ लें तो इसके अंदर की जो धाराएं दी गई हैं 20 से लेकर 28 तक, वो हम आसानी से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है, जो स्वाभाविक है, कि यह सीमा और सीमा चिन्ह होते क्या हैं। सबसे पहले हमें इनको जानना होगा। दरअसल दोस्तों, हर एक गांव की चारों दिशाओं में अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। जो एक जगह पर एक गांव समाप्त होता है तो वही दूसरी जगह पर दूसरा गांव शुरू हो जाता है। तो गांव के उस सीमाओं को निर्धारण करके उन पर सीमा चिन्ह गाड़ दिए जाते हैं। यह सीमा चिन्ह सामान्यतः पत्थर के रूप में होते हैं। मान लिया कि एक आपका गांव है, उस गांव की सीमा जिन जिन जगह पर खत्म हो रही है उस जगह पर एक पत्थर गाड़ दिए जाएंगे। तो इससे यह पता चल जाता है कि गांव की सीमा कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाती है। इसे ही हम गांव का सीमांकन कहते हैं। मतलब हमने उस गांव का सीमा चिन्ह द्वारा सीमांकन कर दिया है। अब आते हैं इनकी धाराओं पर। धारा 20 में सीमा का निर्धारण और सीमांकन किया गया है। मतलब कि किसी भी गांव का जो निर्धारण किया जाता है उसके एरिया को, उसे हम सीमा कहते हैं। लेकिन जब हम उसे सीमांकन करते हैं तो उस एरिया को पूरी तरह से एक निशान के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब उसकी घेराबंदी जो करते हैं वही सीमांकन कहलाती है। दोस्तों, इसे समझते हैं सीमांकन के बारे में। जैसे कोई देश होता है, जो दूसरे देश के बीच में जो एक बॉर्डर लाइन होती है, तो उस बॉर्डर के द्वारा ही हम उसे दर्शाते हैं। उसी तरह गांव को भी हम एक एरिया से दूसरे एरिया तक जब हम चिन्हित करके निशान लगाकर दर्शाते हैं तो उसे ही हम सीमांकन कहते हैं। इसके उपधारा 1 में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी समस्त गांव हैं उन्हें सीमा का निर्धारण करके ही और सीमांकन करके ही उसे दर्शाया जाता है। गांव में समस्त सर्वे गाटा संख्या के आधार पर ही इसे चिन्हित कर अंकित किया जाता है। और वही दूसरे उपधारा में बताया गया है कि समस्त सर्वे गाटा संख्या की सीमाएं सीमा चिन्हों के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वे नंबर गाटा क्या है। सर्वे नंबर एक यूनिट नंबर है किसी गांव का। यानी कि मान लीजिए कि किसी गांव में एक किसान है, तो उसके पास कोई खेत है, तो उस खेत का जो नंबर है वो यूनिक नंबर ही सर्वे गाटा संख्या कहलाता है। उस सर्वे गाटा संख्या में क्या पता चलता है, तो हम बता दें कि जमीन की साइज, उस खेत का लोकेशन, उसके ऑनरशिप, इन सब बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम समझेंगे धारा 21 के बारे में। धारा 21 में सीमा चिन्हों का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व, मतलब इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का दायित्व किसका होगा। इस विषय में 2 प्रावधान दिए गए हैं धारा 21 में। पहले वाले प्रावधान में बताया गया है कि जोतदार को उत्तरदायी बनाया जाएगा, तथा दूसरे में उपधारा में बताया गया है कि उसकी ग्राम सभा को उत्तरदायी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है? दरअसल किसान अपने खेत में मेड़ बना कर मेड़बंदी करते हैं। उस मेड़बंदी में खेत एक दूसरे से अलग मालूम पड़ता है। मेड़बंदी की एक सीमा का काम करती है। तो ऐसे में खातेदार, जो जोतदार जो खेत के हैं, वो अपनी सीमा चिन्हों को बनाएंगे, उसकी रिपेयरिंग करेंगे तथा उसकी मेंटेनेंस में खर्च करेंगे। वही दूसरी तरह जो उपधारा 2 में बताया जाता है कि इसके अलावे जितने भी सीमा चिन्ह होंगे गांव में, उसकी मेंटेनेंस करने का दायित्व ग्राम सभा को दिया जाता है। अब समझेंगे धारा 22 के बारे में। धारा 22 सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना।
मान लीजिए सीमा बना दी भी गई और सीमा लगा दी भी गई और उसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी बराबर की जा रही हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन सीमा चिन्ह को नष्ट कर देता है या मान लीजिए उसको किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया तो क्या होगा। उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार से जा रहे हैं और आपने किसी सीमा चिन्ह को क्षतिग्रस्त कर दिया, आपने वाहन से या उसे नष्ट कर दिया, फिर क्या होगा। उस संदर्भ की प्रक्रिया 22 नंबर धारा में बताई गई है। यहाँ क्या होगा, यह गांव है और गांव में लेखपाल होते हैं, तो ये लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी तरह के सीमा चिन्ह को कोई नष्ट करे या क्षति पहुंचाए या कोई हटाए तो उसका रिपोर्ट वो नायब तहसीलदार को तुरंत देंगे और नायब तहसीलदार उसकी जांच करेंगे और उसकी पुष्टि करने के बाद ही वो उप जिला अधिकारी को सौंपेंगे। धारा 23 में बताया गया है अपेक्षा की शक्ति, मतलब अगर कोई सीमा चिन्ह को तोड़ देता है या नष्ट कर देता है या क्षति पहुंचा देता है तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए, मरम्मत करने के लिए वो अपेक्षा करते हैं, जिसमें ग्राम सभा और खातेदार के द्वारा वो अपेक्षा करते हैं। अब इसके उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि ग्राम सभा या खातेदार इसकी मरम्मत करने के लिए तैयार नहीं है तो उस समय उप जिलाधिकारी इसे स्वयं कराएंगे और बाद में इसकी वसूली वो जो इसके जिम्मेवार होंगे उनसे वो कर लेंगे। धारा 24 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी के समक्ष अगर सीमा चिन्ह से संबंधित अगर विवाद आते हैं तो ऐसी स्थिति में वो खुद उसे प्रेरणा से अपने आप को निवारने के लिए वो आगे आएंगे, या कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसके द्वारा भी वो उसे निवारण करेंगे। इसके निवारण के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, सर्वे मैप के आधार पर। दूसरा, अगर कहीं चकबंदी हो गई है तो चकबंदी मैप के आधार पर। और तीसरा, वास्तविक कब्जे के आधार पर उसकी जांच करते हैं और जांच के द्वारा उसका निवारण करते हैं। अब आते हैं इसके उपधारा 2 में। अब समझेंगे उपधारा 2 के बारे में। उपधारा 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के आधार पर कोई जांच हो रही है और उप जिला अधिकारी को समाधान करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें जो कब्जा है जिसका, उसके जगह पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो, जिसके कारण मुश्किल हो रही है कि इसका समाधान किस तरह से किया जाए। तो इसमें बताया गया है कि इसका समाधान 2 तरीका से करना होता है। पहले, जो वास्तविक कब्जेधारी होते हैं उनकी जांच की जाती है और जांच के आधार पर जो उनके मालिक होते हैं उनके मालिक को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सीमा का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा, जो कब्जेधारी अवैध रूप से कब्जा किए हैं उन्हें बेदखल किया जाएगा और उसके बाद उसके वास्तविक मालिक जो होंगे, जो कब्जाधार होंगे, उनको दिया जाएगा और उसके बाद उसकी सीमा का निर्धारण किया जाएगा। अब समझेंगे उपधारा 3 में। उपधारा 3 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी जो भी कार्रवाई करेंगे वो आवेदन के दिनांक से 3 महीने के अंदर कर लेंगे। उपधारा 4 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी जो भी ऑर्डर देते हैं, अगर उसके दूसरा पक्ष को वो फैसला नहीं मंजूर है या उससे खुश नहीं है तो वो आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं कमिश्नर के पास और कमिश्नर का जो आदेश होगा वही फाइनल माना जाएगा। धारा 25, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। इसमें कहा गया है कि ऐसा मार्ग जो सार्वजनिक नहीं है, जैसे कोई सड़क हो या कोई भूमि हो, अगर कोई खातेदार है और उसे इसी रास्ते से जाना हो अपनी भूमि पर, या कोई ऐसा स्रोत है जैसे जल मार्ग है जिसमें सिंचाई के लिए उसे अपनी खेत में लेके जाना हो और उस मामले में कोई विवाद उत्पन्न होता रहता है तो इसका निवारण तहसीलदार करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो वो बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। धारा 26, अवरोध का हटाया जाना। इसका मतलब ये है कि अगर तहसीलदार को ये बात पता है कि कोई ऐसी अवरोध उत्पन्न कर रहा है गांव में जो सार्वजनिक है
जैसे सड़क है या कोई ऐसी रास्ता है जिस पे लोग आना जाना रहता है, या खेत में जाने की कोई ऐसी रास्ता है जो बनाई गई है सार्वजनिक रूप में, अगर वहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो उस स्थिति में तहसीलदार उसको अवरोध को हटाने का आदेश देंगे। अगर जरूरत पड़े तो वो उसमें बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। धारा 27 उप जिला अधिकारी की पुनरीक्षण संबंधित शक्तियाँ। इस धारा में बताया गया है कि जो पहले की जो धारा है 25 और 26, उसे तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किया गया हो अभिलेख में, तो उसे उप जिलाधिकारी मांग सकते हैं और उसका समाधान करने के लिए दोनों पक्षकार को संबंधित पक्ष को सुनवाई करने के अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वो उचित समझे। यानी कि कोई भी आदेश 30 दिन के अवधि के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। 30 दिन कब से लागू होगा? पुनरीक्षण कराने जाने वाले आदेश के दिनांक से। धारा 28 आदेश द्वारा सूखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से वर्जित न किए जाना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें किसी भी सिविल सूट के माध्यम से करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। इसमें इस चैप्टर के अध्याय के द्वारा कोई भी ऑर्डर अगर पास दिया गया है तो उसके द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उम्मीद है आपको अध्याय 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं रजनी श्रीवास्तव, जय हिंद जय भारत।